हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों का है एम्पियर सर्किटल लॉ, कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ बातों को हम लोग रिमाइंड करेंगे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था। उसमें टॉपिक था हमारे पास गॉस लॉ या गॉस थ्योरम था। तो उसमें हम लोग पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के जो एक मेथड था वो हम लोग गॉस लॉ यूज़ करते थे वहाँ से। तो वैसे ही एक हमारा जो है अल्टरनेट मेथड है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने का। एक तो हम लोग जो है बायो-सावर्ट्स लॉ यूज़ कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को निकालने के लिए किसी भी पॉइंट पे, और एक हमारे पास उसका एक अल्टरनेट मेथड है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए, ये एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसको हम ACL भी बोलते हैं। तो इसमें जो है हमारे पास गॉस लॉ जो है, जैसे हमारे पास अल्टरनेट मेथड था निकालने का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में निकालने के लिए हमारे पास अल्टरनेट मेथड है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो इसके थ्रू हम लोग क्या क्या करते हैं वो देखते हैं। जैसे कि हमारे पास वहाँ पे चार्ज होते थे कि कितने नंबर ऑफ़ चार्जेस किसी सरफेस में बाउंड होते थे, ठीक है। वहाँ पर सरफेस लेते थे, वहाँ पर हम लोग E.ds करके लिखते थे। बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अगर कितनी करंट फ्लो कर रही है, यहाँ पे हम लोग करंट का कॉन्सेप्ट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो हमने यहाँ पे शो किया हुआ है कि एक क्रॉस शो किया हुआ है, यहाँ पे एक डॉट शो किया, मतलब कि एक करंट हमारी इनवर्ड मतलब नीचे की तरफ जा रही है, और एक करंट हमारी अपवर्ड डायरेक्शन जो है करंट की, वहाँ पे ये अपवर्ड, ये अप है, ये डाउन है, और ये है अप है। तो ये एक करंट अप हमारी तरफ आ रही है अपवर्ड, और एक डाउनवर्ड जा रही है, दो करंट जा रही हैं। तो हमें क्या निकालना, इन दोनों करंट के वजह से हमें पॉइंट P पे हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती है, वहाँ से हम क्या करते हैं, वहाँ से एक हम लोग लूप लेते हैं। जैसे वहाँ पे हम लोग एक सरफेस लेते थे, एक सरफेस ड्रॉ करते थे, गॉसियन सरफेस बोलते थे हम लोग, ठीक है। वैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक लूप लेंगे, जो वो लूप जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उस पॉइंट से पास होना चाहिए, टच करते हुए पास होना चाहिए वहाँ से, जहाँ जिस पॉइंट पे हमें निकालना हुआ है। जैसे वहाँ पे गॉसियन में आया था कि वो जो सरफेस बनना था हम लोगों को गॉसियन सरफेस, वो उस पॉइंट के थ्रू पास होना चाहिए जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती थी। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, बस यहाँ पे क्या है कि लूप है, एक वायर टाइप का है, थ्रेड से, जैसे हम एक धागा बोलते हैं, तो उस लूप टाइप का है, लाइन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग B.dl लिखते हैं, वहाँ पे हम लोग E.ds लिखते थे। तो वहाँ पे ds का मतलब सरफेस था, और यहाँ पे dl लेंगे मतलब यहाँ पे एक लेंथ, एक वायर, एक थ्रेड टाइप का लेंगे, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट इनसाइड द लूप। तो ये इनसाइड द लूप टोटल कितनी करंट इस लूप के अंदर आ गई है या आ रही है, वो हम लोग करंट का यहाँ पर टोटल करते थे। तो अब करंट का टोटल करने का मतलब ये है कि हमको पता है कि करंट हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक डायरेक्शन से वो कर देते हैं। जैसे मान लो कि अगर अब अपवर्ड जा रही है, और तो उसको हम लोग पॉजिटिव मान ले रहे हैं, डाउनवर्ड जा रही है तो नेगेटिव मान ले रहे हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि अगर दो करंट हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, ठीक है, तो सपोज़ अगर दोनों डाउनवर्ड हैं तो दोनों प्लस हो जाएंगी, अगर दोनों अपवर्ड हैं तो भी प्लस हो जाएंगी, मतलब अगर सेम डायरेक्शंस में दोनों करंट। अगर एक आपकी जो है अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है, तो दोनों वहाँ पर माइनस हो जाएंगी। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करना है। अब जैसे यहाँ पे क्रॉस और डॉट है, तो कई बार बच्चे सोच रहे होंगे कि क्रॉस तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज़ करते थे, डॉट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक्चुअली क्रॉस और डॉट एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि क्रॉस का मतलब इनवर्ड होता है, तो आप इनवर्ड के लिए आप चाहे मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज़ करो, अगर आप चाहो तो करंट के लिए भी यूज़ कर सकते हो कि करंट हमारी डाउनवर्ड जा रही है तो ये करंट, बस हाँ वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ये करंट के लिए यूज़ किया है, ये चीज़ आपको वहाँ पर बतानी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर हम चाहें तो इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं कि हमने एक ये लूप लिया, और ये पॉइंट हमारे पास P है, और इसमें करंट हमने इस तरह से दो करंट पास की यहाँ से, एक करंट I ऊपर जा रही है I1, और एक करंट नीचे I2 जा रही है, ठीक है, इस तरह से। तो जब यहाँ पे इनसाइड जो टोटल करंट है यहाँ पे यहाँ लिखें तो I1 माइनस I2 कर देंगे। अगर आपने I1 को पॉजिटिव मानना है, आप चाहो तो I2 माइनस I1 कर दो। अगर आपने I2 को पॉजिटिव मानना है तो आप किसी को भी प्लस माइनस यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, इसका स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, तो उसका प्लस माइनस कोई फ़र्क नहीं पड़ना है यहाँ पे, ठीक है। सो उसके बाद जो है, जैसे कि हम लोग वहाँ पे देखे थे कि जैसे जो हमारा गॉस लॉ था वो हमारा वैलिड तो था हर जगह, बट उतना कहीं, बट यूज़फुल कहीं कहीं था, ठीक है। तो वैसे हमारा यूज़फुल होने के लिए क्या कंडीशंस थी वहाँ पे,
कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सरफेस था दोनों का बीच का एंगल हमारा ज़ीरो होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, और जो भी हम जो गॉसियन सरफेस लें या जिस पे एक क्रॉस निकालना है हमको वो एक सिमेट्रिक होना चाहिए वहाँ पे। तो ये दो तीन चीज़ें वहाँ पे थी जो हमें फॉलो करनी थी। तो वैसे यहाँ पे भी हैं इस लॉ की, लॉ इज़ ओनली यूज़फुल इफ़ कब होगा कि बी इज़ टेंजेंशियल टू द लेंथ। ठीक है, जो बी है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल हो उस लेंथ के। किस लेंथ के? ये जो आपने ये जो इसको बोलते हैं एम्पीरियन लूप बोलते हैं, इसको हम लोग एम्पीरियन लूप बोलते हैं। जैसे वहाँ पे गॉसियन सरफेस बोलते थे, इसको यहाँ पे हम एम्पीरियन लूप भी बोलते हैं। तो इस एम्पीरियन लूप के इस पे टेंजेंशियल आपका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हो, ठीक है, और नॉन ज़ीरो हो या कांस्टेंट हो, तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी डॉट कॉस ज़ीरो इज इक्वल टू बी एल। तो अगर हमारे पास और एक चीज़ और, जो डायरेक्शन करंट की होगी वही डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे लेनी है। जैसे मान लो सपोज मैं समझाता हूँ मैं आपको कि ये आपका जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है हमको सपोज, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, एक डीएल एलिमेंट ले लेंगे यहाँ से, एक डीएल एलिमेंट लेंगे यहाँ से कट करके। ठीक है, तो जो डीएल एलिमेंट लेंगे यहाँ पे, तो इस डीएल एलिमेंट का डायरेक्शन क्या होगी, वो डायरेक्शन वही होगी जो भी हम इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी हम मानना चाहें मान सकते हैं। अगर हम क्लॉकवाइज मानेंगे तो इस डायरेक्शन में हो जाएगी, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मानते हैं तो वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो बी डी एल अगर हमारा दोनों डायरेक्शन सेम है यहाँ पे तो कॉस ज़ीरो हो जाएगा, अगर अपोजिट है तो कॉस 180 हो जाएगा। ठीक है, ये फ़र्क आएगा हमारे पास। तो b इज़ नॉर्मल टू द लेंथ, अगर नॉर्मल हो जाती है तो कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो ये पूरा b डॉट डी एल इज इक्वल टू पूरा ज़ीरो हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो b वैनिशेस, b इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब क्लोज इंटीग्रल ओवर, इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल है ये, b डॉट डी एल इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर जैसे हम लोगों ने वहाँ पे एक इन्फिनाइट स्ट्रेट करंट करेंगे वायर की वजह से हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी बायो-सावर्ट लॉ को यूज़ करके, तो हम लोग इसको भी यूज़ करके निकाल सकते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज़ करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक हमने करंट लिया जो कि हमारी इन्फिनाइट है अपर साइड में, नीचे भी, और करंट का डायरेक्शन हमने इस तरह से लिया है। तो ये हमारे पास करंट हो गया, और हमें पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसे एम्पीरियन लूप बना देंगे जो इससे इस पॉइंट से पास करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो बायो-सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने जो पढ़ा है वो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4/2 I अपॉन R होता है। ठीक है, ये बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हो गया, एक स्ट्रेट वायर की वजह से आपको लिखवाया था मैंने। बट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ की, ACL की, तो फॉर्मूला होता है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट इनसाइड, तो बी डॉट कॉस 0 डिग्री। अब वो कॉस 0 डिग्री कैसे हो गया, अगर करंट हमारे पास इस तरह से है तो टेंजेंशियल, अब यहाँ पे हम कोई डी एल एलिमेंट ले लेंगे, ये डी एल एलिमेंट कट कर लिया हमने यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर करंट ऊपर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन भी तो इस तरफ जाएगी, इस तरह से। तो दोनों डायरेक्शन क्या होगा, डी एल डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो बी नॉट आई हो गया। अब यहाँ पे जो डी एल है, ये डी एल वेक्टर कर कट करेंगे, हम लोग एम्पीरियन लूप लिया है तो ये एक सर्कुलर पाथ है, तो डी एल को हम लोग 2πr हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है यहाँ से वो r डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो 2πr हो जाएगा इसका सरकमफ्रेंस जो है, तो b इंटू 2πr हो गया इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई हो गया, आई इनसाइड, जो भी आई इनसाइड कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो b इज इक्वल टू ये 2πr इसके नीचे आ जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, तो वही फॉर्मूला हमारे पास आ गया यहाँ पे। यहाँ पे अगर 2 कट कर देंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr आ जाएगा, तो वही सेम फॉर्मूला निकल गया। तो आप चाहो तो इसको बायो-सावर्ट्स लॉ से भी निकाल सकते हो, चाहो तो आप ACL भी यूज़ कर सकते हो। तो वो अब अगर वहाँ पे बोर्ड में क्वेश्चन कैसा आता है एग्ज़ाम में, अगर वो बोलता है वहाँ पे कि ACL यूज़ करिए तो आप ACL यूज़ करिएगा, अगर वो बोलता है कि नहीं आप उससे बायो-सावर्ट्स लॉ से निकालना है तो आपको वहाँ से उससे निकालना पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी नहीं बोलता है कि कोई, बस आपको सिर्फ बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालो,
तो आप फ्री हो, आप किसी को भी अप्लाई करके निकाल सकते हो। अब जैसे इफ़ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज़ इनसाइड द वायर, अब हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है अगर हमारे पास वायर के अंदर है, अब ये मान लिया कि हमारे पास एक कोई ऐसा वायर है जो अंदर से हॉलो है, तो क्या हो, जब हॉलो होगा तो टोटल करंट क्या होगी, उसको सरफेस के थ्रू फ्लो करेगी यहाँ से, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, एक अंदर एक लाइन ड्रॉ किया, इमेजिनरी लाइन, उसे सेंटर से पास करते हुए। तो हमने क्या किया, अब क्या करेंगे, इस वायर के अंदर फील्ड निकाल के देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड सरफेस से पता करेंगे और सरफेस के बाहर पता करेंगे, जैसे हम लोग गॉस लॉ में कर रहे थे, वही सिस्टम। तो इफ़ द करंट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द क्रॉस सेक्शन, तो करंट हमारी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि सिमेट्रिक होना चाहिए, चाहे वो गॉस लॉ हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपके पास ACL हो, ठीक है। तो सिमेट्री होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास जो है करंट जो है फ्लो कर रही है। हमने क्या किया कि हमें इनसाइड निकालना है इसके, तो यहाँ पॉइंट ले लिया हमने। अब जहाँ पॉइंट लेते हैं वहाँ से हम लोग एक एम्पीरियन लूप बनाते हैं, पता है हमको, एम्पीरियन लूप बना दिया। और ये इसके सेंटर से ये डिस्टेंस r मान लिया, स्मॉल r मान लिया। तो स्मॉल r जो है वो हमारे रेडियस से छोटा है, अंदर है, इनसाइड है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई करंट तो पास ही नहीं, कोई करंट तो सारी सरफेस पे है, इसके अंदर तो पूरा हॉलो है, करंट सरफेस पे है इसके। तो करंट सरफेस पे तो अंदर कोई करंट नहीं, जब अंदर कोई करंट नहीं है तो जो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल आई, वो ज़ीरो हो जाएगा। तो मतलब करंट इनसाइड ज़ीरो हो जाएगी इसके, अगर हॉलो है यहाँ पे, ठीक है। तो सरफेस, अब टोटल करंट कहाँ है, सरफेस पे। सरफेस पे हम लोग ईजिली निकाल लेंगे। सरफेस से निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया है यहाँ पे, वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो जाएगा यहाँ पे निकालने के लिए, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हमारे पास P है उसको सरफेस पे ले लेंगे। तो ये डिस्टेंस हमारे पास जो ये भी स्मॉल r है वो बाद में कैपिटल R हो जाएगी। और फिर से वही फॉर्मूला एम्पीरियन लूप मी डॉट डी एल इज इक्वल टू अप्लाई करके और वो वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे वहाँ पे, ठीक है। बात ये होती है कि अगर ये सिलेंडर हमारे पास सॉलिड है फुल, ठीक है, तो क्या होगा, अगर सॉलिड सिलेंडर होगा तो करंट फुल उसमें थ्रू आउट द वायर फ्लो करेगी वहाँ पे। उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, वो चीज़ हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे पॉइंट लिए P और ये मान रहे हैं कि ये पूरा सॉलिड है हमारे पास सिलेंडर यहाँ पे। तो इसमें हमने एक डिस्टेंस R लिया जहाँ पे फील्ड निकालनी है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम जितना हम ये डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे उतना हमको करंट मैक्सिमम मिलती जाएगी वहाँ पे, ठीक है। और हम यहाँ पे ये इमेजिन कर रहे हैं कि ये बहुत पतले पतले जैसे हम लोग के थ्रेड्स होते हैं, बहुत ही फाइन वायर्स इसमें अंदर पड़े हुए हैं। वो जब मतलब पूरा सॉलिड है, ये सपोज़ हमारे पास अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से वो वायर ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो ये मानेंगे मतलब पूरा ये फिल है, मतलब पूरा ये सॉलिड वायर है पूरा। लेकिन ये हम मान के लेंगे कि यहाँ पे बहुत ही फाइन थिन वायर्स यहाँ पे पूरा भरा हुआ है, पूरा ये वायर फाइन थिन वायर, और हर एक वायर से करंट पास हो रही है, पूरा फाइन थिन वायर से पूरा फुल हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे छोटा लूप लेंगे एम्पीरियन तो हमको स्मॉल बहुत कम करंट के वायर्स मिलेंगे। लूप बढ़ाते जाएंगे तो करंट वायर बढ़ता जाएगा वहाँ पे डिस्टेंस, ठीक है। जैसे हम लोगों का गॉस लॉ में था कि जैसे जैसे हम अंदर का डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे थे हमको मैक्सिमम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिलता जा रहा था वहाँ पे, उतना चार्ज ज़्यादा हो रहा था हम लोगों के पास में। वही कंडीशन हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो B डॉट डी एल इज इक्वल टू मी नॉट आई डैश, हम ये मान लिया कि अंदर जो करंट है जो हमने लूप ये R स्मॉल r के उससे लिया है, तो इसमें कोई करंट हमारे पास आई डैश है फिलहाल मान लिया। अब वो आई डैश कितनी है वो देखते हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है कि करंट डेंसिटी का टॉपिक पढ़ा हुआ है। तो करंट डेंसिटी जो होता है वो पॉइंट पे हम लोग वो निकलता है। जो करंट जो होती है वो तो आपको यूनिफॉर्म पूरे कंडक्टर पे सेम रहेगी, बट जो करंट डेंसिटी होती है वो पॉइंट टू पॉइंट, वो पॉइंट के लिए एप्लीकेबल होती है, पॉइंट टू पॉइंट निकलती है वो, ठीक है, एरिया वाइज। तो जे से उसको डिनोट करते हैं। तो J इज इक्वल टू आई अपॉन आई, करंट पर यूनिट एरिया कितना होगा, तो आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। अगर हम पूरे सिलेंडर की बात मतलब पूरे वायर की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, करंट पर यूनिट एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये तो पूरे कंडक्टर के लिए निकल गया। बट हमें जो निकालना है वो छोटे से पार्ट के लिए निकालना है यहाँ पे, ये सिर्फ R डिस्टेंस के लिए। तो आई डैश, अब इतने डिस्टेंस में हमारे पास मान लिया आई करंट, आई डैश करंट है, और इतने का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमने R लिया तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आई डैश इज इक्वल टू J पाई आर स्क्वायर। एक चीज़ और,
वो करंट डेंसिटी जो होगी, चाहे आप इतने से एरिया में निकालो चाहे आप पूरे फुल एरिया में, करंट डेंसिटी है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। तो करंट डेंसिटी तो सेम रहेगी ऑल ओवर थ्रू आउट द, क्योंकि यूनिफॉर्म है, सिमेट्रिक है, ठीक है। करंट डेंसिटी यहाँ पे सेम रहेगी। तो J इज इक्वल टू आई डैश अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो आई डैश इज इक्वल टू J पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आई डैश की वैल्यू हमको मिल गई, यहाँ से क्या मिल गई, J पाई आर स्क्वायर, J पाई आर स्क्वायर मिल गई हमको। और DL, अब इसी जो हमने लूप लिया है एम्पीरियल लूप, इसको DL एलिमेंट कट कर लेंगे वही कॉन्सेप्ट से। तो DL सबको जोड़ देंगे तो हमको 2 पाई आर मतलब पूरा सर्कमफ्रेंस मिल जाएगा इसका एम्पीरियल लूप का, इज इक्वल टू म्यू नॉट J इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया। तो इस 2 पाई आर को नीचे भेज देंगे यहाँ से, तो ये कट हो जाएगा, तो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट J R बाई 2 बचेगा। और J की वैल्यू क्या होती है, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर पूरे उसके लिए वायर के लिए। तो ये हमने निकाला है आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो J की वैल्यू ने आई अपॉन पाई आर स्क्वायर पुट कर दी। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो वैल्यू निकल के आएगी वो म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर आएगी। अब देखो यहाँ पर जो देखने वाली बात ये है कि म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, 2 पाई कॉन्स्टेंट है, रेडियस ऑफ द कंडक्टर कॉन्स्टेंट है, करंट भी कॉन्स्टेंट है यहाँ पे है, फ्लो कर रही थ्रू आउट द इसमें। बट जो आर है वो देखो, बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के है, बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के है। मतलब कि जैसे जैसे ये आर बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। आर बढ़ता जाएगा, जब आर बढ़ेगा तो जो नंबर ऑफ जो हमारे पास जो थ्रेड्स हैं अंदर वो ज़्यादा होते जाएंगे, अंदर बढ़ता जाएगा वो चीज़। जब वो चीज़ बढ़ता जाएगा तो करंट बढ़ती जाएगी, करंट इंक्रीज़ करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ करती जाएगी। तो कब तक इंक्रीज़ करेगी, जब तक कि वो सरफेस तक नहीं आ पाएगी। जब सरफेस से बिल्कुल मैक्सिमम हो जाएगी आके, सरफेस पे इसके आके बिल्कुल मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद जैसे सरफेस के बाहर जाएगी फिर क्या डिक्रीज़ करने लगेगी, सरफेस के बाहर जाके डिक्रीज़ करने लगेगी। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो हमारे पास जो ग्राफ है, कुछ ग्राफ है कुछ यहाँ से है कि आउटसाइड जो फील्ड निकलती है, जो निकाले हैं अभी तक, वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होती है, जिसमें हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 1 अपॉन आर से वेरी करती है। मतलब कि डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड घटती जाएगी। एट सरफेस के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, आर इज़ द रेडियस ऑफ द कंडक्टर, तो वो तो फिक्स हो गया, ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया, ये पूरा कांस्टेंट हो गया। क्यों, क्योंकि आई भी कांस्टेंट है, 2 पाई म्यू नॉट सब कांस्टेंट है, और रेडियस भी उस पर्टिकुलर कंडक्टर की कांस्टेंट है, तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो गई वहाँ पे, ठीक। अच्छा, उसके बाद है इन साइड की बात है। तो इन साइड में हमने देखा भी निकाल के कि बी नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर निकली है, ठीक है। तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो मतलब कि आपका आर अंदर जैसे बढ़ता जाएगा और जब वो सरफेस पे आएगा बस वहीं कांस्टेंट हो जाएगी, उसके बाद डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। जो ये वैल्यू निकल के आई है इन साइड, ये उसके लिए है, सॉलिड के लिए है। ये हॉलो में तो करंट ही नहीं थी, अंदर तो कोई करंट होती नहीं है, जो करंट थी वो सारा उसके सरफेस पे थी, इसलिए हॉलो वाले के लिए इनसाइड में जीरो रहेगी मैग्नेटिक फील्ड। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, हॉलो वालों में सरफेस पे रहेगी, आउटसाइड रहेगी, बस इनसाइड जीरो रहेगी। सॉलिड में आउटसाइड भी रहेगी, सरफेस से भी रहेगी, इनसाइड भी रहेगी। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। फिर आते हैं ग्राफ पे, देखते हैं वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ अ डिस्टेंस आर, ठीक है। ये आर डिस्टेंस वो है जहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, या फिर कर सकते हैं एम्पीरियन लूप के लिए जो हम लोग डिस्टेंस लेते हैं। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, तो ये बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो ये ग्राफ बनेगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, ये बनेगा। तो ये कब हो रहा है, जब इनसाइड है। तो जब इनसाइड है, इनसाइड का मतलब क्या हो गया, रेडियस से कम। तो देखो ये आर इज इक्वल टू आर, मतलब जो ये हमने लाइन ड्रॉ की हुई है ये कांस्टेंट है, यहाँ पे ये चीज़ कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू जब कांस्टेंट हो गई हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट हो गई, यहाँ पे आके आर इज इक्वल टू आर पे। उसके बाद उसके पहले क्या था, अंदर रेडियस के उसके अंदर क्या था, वो वेरी कर रही थी, इंक्रीज़ कर रही थी, देखो यहाँ से इंक्रीज़ कर रही है, यहाँ कांस्टेंट हो गई यहाँ पे आके बिल्कुल। उसके बाद फिर क्या हुआ, जैसे हम बाहर निकले उस कंडक्टर के, आउटसाइड द कंडक्टर, फिर उसकी वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, देखो यहाँ पे डिक्रीज़ कर रही है, कम हो गई, और कम इस तरह से। तो वहाँ पे बाहर ये इन्वर्सली वेरी करती है। तो ये तो बात हो गई आपकी इनसाइड की और आउटसाइड की। अब बात करते हैं कि अगर हमारा हॉलो होता तो क्या था, हॉलो में क्या था कि इनसाइड हमारे पास हॉलो में क्या था, ज़ीरो था, मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो थी ना। तो ये देखो, ये जो ये लाइन बना रखी है ये हॉलो वाले के लिए है, हॉलो कॉन्सेप्ट। तो हॉलो में देखो मैग्नेटिक फील्ड पे कोई एक्स वो नहीं है, तो सब पूरा ज़ीरो है, ज़ीरो है। कब तक ज़ीरो है, तब तक कि सरफेस पे नहीं पहुंच गया। जैसे सरफेस पे पहुंचा उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो गई, यहाँ तक ये कांस्टेंट, यहाँ वैल्यू फिक्स हो गई। उसको बी नॉट मान लेते हैं, इसकी वैल्यू को बी नॉट मान लेते हैं। बी नॉट फिक्स हो गया हमारे पास आगे।
उसके बाद फिर जैसे बाहर गए उसके बाद फिर डिक्रीज होने लगी। तो ये फिर ये और ये हमारा हॉलो के लिए इनसाइड सरफेस आउटसाइड, और सॉलिड के लिए इनसाइड सरफेस, मतलब ये सरफेस यहाँ पे और ये आउटसाइड। ये ग्राफ आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो आपको पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।